हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए हमेशा से एक आसान और इजी वे में राजन की सीरीज़ आपको समझाते आए हैं, इसी तरीके से आगे भी समझाते रहेंगे। तो सभी बच्चे जो भी नए जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है भाई। और जिस भी सोशल साइट पर आप लोग जुड़े हुए हैं पहले से, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सब्जेक्ट है हमारा साइंस डीएलएड सेमेस्टर 2 का। और बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अति लघु है और बहुविकल्प हैं, उसके लिए आपको जाके प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर आज हम स्टार्ट कर लेते हैं 46 से। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें तो आपको सारे क्वेश्चन उन प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवेशीय स्वच्छता और स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो देखो, परिवेशीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है परिवेश की सफाई। परिवेश क्या होता है? हमारे चारों ओर का वातावरण। ठीक है, जैसे कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आदि इसमें शामिल होती है। परिवेश स्वच्छता का उद्देश्य होता है परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से। अगर आप अपने आसपास के सराउंडिंग को स्वच्छ रखेंगे तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि निवेश में स्वच्छता होगी तो इससे समाज को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा और तभी देश का विकास हो पाएगा। देश में परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास पड़ोस में किसी भी प्रकार की गंदगी ना रहने दें और पड़ोसियों को परिवेशीय स्वच्छता के विषय में बताएं और इनके साथ ही सफाई अभियान में भी योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर ना हों, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होते हैं और विभिन्न रोगों का कारण ना बने। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास जितनी सफाई रखेंगे उतना ही आप लोग बीमारी से बच पाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। बहुत टाइम हो जाता है कि पानी इकट्ठा रहता है किसी जगह पर, वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और उससे आपको बीमारी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकता जैसे कि मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, वायु परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने के योग्य बनता है और सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय। कैसे हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं? एक तो अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, फालतू में अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसका उपयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जब इनका उपयोग अत्यंत आवश्यक हो, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इन फ्यूचर कभी ख़त्म हो जाएंगे। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं और ईंधन की कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे वाहनों का प्रयोग करें आप लोग कि जहाँ पे ऊर्जा की खपत बहुत ही कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए, श्वसन अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है इसको समझना और जानना, है ना।
लेकिन जो नहीं है उसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगी हर एक चीज़। देखो इसमें सबसे पहले ना आप देखो, यहाँ पर है मुख गुहा, फिर होती है हमारी ग्रसनी, ठीक है। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इसको कंठस्थ बोलते हैं, ठीक है। कंठ मीन्स गला, ये नासा मार्ग है जो हमारी नाक का मार्ग होता है। ये श्वासनाल हो गई, ये श्वसनीय है, ये जो ये वाला पार्ट है। इसके नीचे यहाँ फेफड़े हैं हमारे, ठीक है। और ये श्वसन नलिकाएं हैं, ये जो ट्यूब सी आपको दिखाई दे रही है अंदर। और ये है हमारा हृदय, और ये होता है डायाफ्राम, ठीक है। और ये है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस बोलते हैं लंग्स को, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे वर्ड बायो में ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में समझ आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में समझने में कठिनाई होती है। फुफ्फुस धमनी यानी कि लंग्स की क्या है, ये आर्टरीज़ हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम की आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी लेबलिंग मत भूलना बिल्कुल भी। पता चला आपने डायग्राम में दिखा दिया, बस 2 फेफड़े दिखा दिए इधर उधर, और उससे क्या होगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये लेबलिंग ज़रूर दिखानी है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लाई करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। जो बच्चे खेती से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा रूरल एरियाज से हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि कल्टीवेटर क्या होता है, उन्होंने देखा भी होगा, चलाया भी होगा, क्या पता, है ना। अब देखिए ये हैरो भी ना एक कृषि का यंत्र है, उसी की तरीके का होता है। इसमें कांटे लंबे होते हैं और सिरे पर झुके होते हैं। इन कांटों की पारस्परिक दूरी को कम और अधिक किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए हम एक तो खेत की मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ छिटवा विधि से बोने के लिए भी, जो बोने वाली फसल होती हैं उसके बीज को अगर भूमि में अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और खेत में खाद अच्छे से मिलाने के लिए भी कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कल्टीवेटर का यूज़ करके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अब आपको इसका डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ये यहाँ पे इसके 2 हैंडल से हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे काटे काटे से हैं जिससे कि जुताई होती है खेत की, ठीक है। यहाँ पे खुरपा लगा हुआ है, ये फ्रेम है, ये कुंदा बोलते हैं इसको, ये टाइन है, हत्ता है और पहिया है, ठीक है। इजी सा डायग्राम है, अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा आप कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है। फिर भास्मिक होता है क्षारीय, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। तो आप लिटमस पेपर से कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एसिड है या फिर बेस है। तो देखिए अम्ल की पहचान करने के लिए, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये पेपर जो है नीले और लाल कागज़ की पट्टियों के रूप में होते हैं। नीला लिटमस जो है वो अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। कोई भी एक याद रख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो गया, भूल जाएंगे, ठीक है। जो नीला लिटमस होगा रेड हो जाएगा किस में, अम्ल में। और यही इस प्रकार जो है अम्ल और क्षार में विपरीत अभिक्रिया ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर और कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखें। देखिए डिबलर जो है वो रबी की फसलों को बोने का एक साधारण यंत्र होता है, ठीक है। जैसे कि गेहूँ है, चावल है, गेहूँ है, चना है, ठीक है, मटर है। और डिबलर इसके द्वारा छेदों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिससे फसल का जो औसत उत्पादन है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है फिर कल्टीवेटर। अब देखो इसी तरीके से ना कल्टीवेटर होता है। डिबलर के बारे में हमने जाना क्या है, ये बीजों को बोने का यंत्र है। लेकिन जो कल्टीवेटर है वो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर का इस्तेमाल होता है, और इसका उपयोग हमें खेत की जुताई करने में, मिट्टी को उलट पलट करने में किया जाता है। मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है इससे, है ना, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ती है, श्रम और समय दोनों की बचत होती है, और खेतों में जुताई भी ठीक से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। आप देखिए लवण एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। खाने का जो नमक है वो एक प्रमुख लवण है। देखो मैं आपको साधारण भाषा में समझाती हूँ। जो नमक है वो सोडियम और क्लोरीन का, यानी कि सोडियम और क्लोराइड बन के क्या बनाता है, नमक, जिसे क्या बोलते हैं हम, लवण।
जैसे कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिला के क्या बना, NaCl। इसी को हम साधारण नमक या फिर लवण बोलते हैं। ठीक है। लवण 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय क्षारीय और द्विक लवण। अम्लीय लवण का उदाहरण है NaHSO4 और NaH2PO4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसका उपयोग समझाइए। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो इस तरह की ऊर्जा होती है कि जिससे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से ये उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिक विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। 2009 में दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त परमाणु प्रणोदन का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका क्या है, पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इन इकाइयों को ही सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। कोशिका निर्जीव नहीं है बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, सांस लेती हैं, पोषण करके वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों को त्याग करती हैं, जनन भी करती हैं। और जो मानव का शरीर है वो असंख्य जीवित इकाइयों का एक समूह है, एक ग्रुप है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाई कही जाती हैं। शरीर निर्माण में ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे कि भवन निर्माण में ईंटें कार्य करती हैं। ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में एक कोलाजन नामक पदार्थ होता है उस तत्व से ही जुड़ी रहती हैं। ठीक है। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाए जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक भिन्न अस्तित्व होता है, एक अलग अस्तित्व होता है। ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी भी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि अमीबा। एक कोशिकीय जीवों को हम यूनिसेल्युलर एक कोशिक और बहुकोशिकीय जीवों को हम बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर कहते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेल्युलर। ठीक है, एक कोशिकीय। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिक जीव। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। अब देखिए, प्लांट और एनिमल सेल में बहुत बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। प्लांट सेल क्या होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली, वेट अ सेकेंड, पादप कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके चारों ओर सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। किस चीज़ की बनी होती है इनकी सेल वॉल, सेल्यूलोज की। लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल होती ही नहीं है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है। पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, धानी होता है, एक वैक्यूल होता है इन सेल में। सपोज ये प्लांट सेल है और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। जंतु कोशिका में धानियाँ नहीं होती, इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोफिल युक्त हरे लवक कहलाते हैं। इसमें क्योंकि प्लांट का जो कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल है उसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है फिर, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। और जो जंतु कोशिका है उसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले एक रोग का नाम, लक्षण, उससे बचने के उपाय लिखिए। अब देखिए, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, रतौंधी। लक्षण है इसके, चर्म रोग है, त्वचा पर चकत्ते हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर होने लगेंगी। और विटामिन ए से युक्त अगर आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो जो विटामिन ए से युक्त जितनी भी चीज़ें हैं उसका सेवन करें और अपने डॉक्टर से भी एडवाइस लें। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई अपने आप से नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि थोड़ा बहुत भी लेवल अगर बढ़ घट जाएगा ना किसी चीज़ का, तो फिर आपको उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय, प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे। अब देखिए भूकंप क्यों आता है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, पृथ्वी के सिकुड़ने की वजह से, बलन और भ्रंश और भू संतुलन, अगर संतुलन बिगड़ जाए पृथ्वी का, और कृत्रिम यानी कुछ आर्टिफिशियलिटी की वजह से भी आता है। अब मानव जीवन पर जो इसका प्रभाव है वो देख लेते हैं। देखिए कभी कभी जो भूकंप है वो अभिशाप और कभी कभी वरदान भी सिद्ध होता है। इसके बहुत सारे हानियाँ और कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। हानि जान लेते हैं पहले। भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में बाधा पड़ जाती है, इसका प्रवाह रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों की भारी क्षति होती है। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात संचालन में अवरोध आता है। लाभ क्या होता है भूकंप से, जितनी क्षति होती है उसका 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता, बल्कि हानि ज़्यादा होती है। अब देखो भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का, जो भूगर्भ है हमारी जो पृथ्वी है उसके गर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा, भूकंप से भूस्खलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायता करती है। इससे मिट्टी के निर्माण में भी सहायता मिलती है, जो कि कृषि को प्रोत्साहित करती है। भूकंप से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटी, नई स्थल आकृतियों का जन्म होता है। भूकंपीय प्रदेशों से कई बार जल स्रोतों का भी जन्म होता है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। अब देखिए भूकंप से बचने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको भूकंप से बचना है तो आपको अपने आने के समय पे क्या करना है, विद्यालय भवन से बाहर निकलकर खुले स्थान पे खड़े हो जाएं। अगर आप किसी की छत के नीचे हैं तो छत से निकलें और बाहर खुले में खड़े हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, मकान अगर बहुमंजिला है तो मकान से बाहर निकलकर मैदान में ज़रूर आ जाएं फिर तो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखें। आप किसी भारी सामान के नीचे भी बैठ सकते हैं, जैसे कि कोई भारी मेज है उसके नीचे आप बैठ के अपनी जान बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। और श्वसन क्या होता है, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और CO2 बनती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है, जबकि श्वसन एक नासात्मक यानी नाक में होने वाली क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं बताइए। अब देखिए अमावस्या का दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो इस स्थिति में हमें सूर्य का वो भाग दिखाई देता है, वो भाग दिखाई नहीं देता जो कि चंद्रमा से ढक जाता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में होता है, जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है, ऐसे स्थान का खंड जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ता है वहाँ पर। यदि चंद्रमा की प्रछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो उस स्थिति में वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो क्या है। इसरो आपने पढ़ा भी होगा DLED फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए इसको फिर से जान लेते हैं। इसरो का पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तर पर सहयोग भी कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV और GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम और भूस्वामी उपग्रह प्रेषित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से अपना कार्य करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के संपूर्ण कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए जाते हैं। अन्वेषण होती है खोज, ठीक है, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्कॉट बेल अंतरिक्ष स्टेशन, बाद में अंतरिक्ष शटल भी
शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मीदल वाहन और व्यापारिक कर्मीदल वाहन के निर्माण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम SLP के लिए भी जिम्मेदार है, जो कि लॉन्च कार्यों और नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। अगर बेसिकली इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो नासा है, नासा की भी मदद करता है। इसरो का काम होता है जितनी भी अंतरिक्ष में खोज हैं उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, नई नई खोजें करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जो स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस के बाद भारत जो है वो विश्व का चौथा ऐसा देश बना जिसने मंगल की कक्षा में फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। इनमें से केवल भारत ने ही प्रथम प्रयास में ये सफलता अर्जित की है। क्या सफलता अर्जित की है कि मंगल की कक्षा में और उसकी सतह पर यान भेजने में भारत जो है वो सफल रहा है। चलिए आज फिर 60 तक के क्वेश्चन ही इस क्लास में रहने देते हैं, बाकी के 61 से स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। उम्मीद करती हूँ आप सभी से एक एक चीज़, वैसे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल और इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और आप सभी से आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और जिन भी बच्चों को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या फिर PDF आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मैं ओवरऑल एक होल PDF बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आपके पास अपनी सीरीज़ है तो वेल एंड गुड है, ठीक है भाई। चलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके और हमारा भी जो है मनोबल बढ़े, हमारी भी सपोर्ट हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।